मूवी की शुरुआत में जॉन बैप्टिस्ट ग्रूनिली को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ये कोई आम मुजरिम नहीं है, बल्कि इसने जघन्य अपराध किए हैं जिसके लिए इसे साधारण मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई, बल्कि पहले इसकी पूरी फिटनेस बनाई जाएगी, उसके बाद इसे मरने की इजाज़त मिलेगी। खैर, सवाल ये है कि एक अनाथालय में पला बच्चा जिसने कई साल तक अपना मुंह भी नहीं खोला, वो आखिर एक हत्यारा कैसे बन गया। दोस्तों, द गुड सिनेमा प्रेजेंट्स परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। तो ग्रूनिल के जीवन की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। उसका जन्म फ्रांस के एक फिश मार्केट में हुआ था। उसकी माँ का ये 5वां बच्चा था। पिछले 4 मर चुके थे, तो उसने इसे भी मरा हुआ सोचकर साइड में फेंक दिया। पर ग्रूनिल में कुछ ज्यादा ही खास सर्वाइवल स्किल्स थी। वो जोर जोर से रोने लगा। ग्रूनिल की हालत देखकर आसपास के लोगों ने उसकी माँ को खूनी मान लिया और मौत की सजा दे दी। इस कहानी में ग्रूनिल कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि उसके पास 3 तरह की शक्तियां हैं। पहली, बुरे से बुरे हालातों में सरवाइव करने की शक्ति। दूसरी, जब भी कोई उसे छोड़ देता वो मारा जाता, जैसे उसकी माँ मारी गई। और तीसरी शक्ति है उसकी नाक, दुनिया की सबसे ताकतवर नाक, जो हर चीज को सूंघकर उसके बारे में बता सकती है। ग्रूनिल का बचपन ऑर्फनेज में गुजरा, मैडम गिल्लार्ड के अंडर। जिस रात वो ऑर्फनेज आया, उसी रात दूसरे बच्चों ने मिलकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, मगर ग्रूनिल को मारना इतना आसान नहीं था। कई सालों तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला, मगर वो एक ऐसे टैलेंट के साथ पैदा हुआ था जो अपने आप में यूनिक था। उम्र के साथ उसकी सूंघने की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वो हर चीज को सूंघकर पहचान सकता था। कुछ चीजों के नाम वो जानता नहीं था, मगर उनकी खुशबू से उन्हें पहचानता था। जब वो 13 साल का हुआ तो मैडम गिल्लार्ड ने उसे बेच दिया, पर मैडम गिल्लार्ड भी ज्यादा लकी नहीं थी। खैर, ये एक टैनरी है जहां जानवर की खाल में केमिकल मिलाकर लेदर बनाया जाता है। टैनरी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा से ज्यादा 5 साल है, मगर जॉन बैप्टिस्ट ग्रूनिल ने इस बात को गलत साबित कर दिया। वो दिन में 15-16 घंटे मजदूरी करता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। ग्रूनिल दिखने में बेशक कुपोषण का मरीज लगता हो, मगर वो बहुत मजबूत था। एक दिन डिलीवरी के लिए उसे शहर भेजा गया। वहां जाकर उसे पता चला कि टैनरी के बाहर भी एक दुनिया है जहां हजारों तरीके की स्मेल्स है। ग्रूनिल एक परफ्यूम शॉप की तरफ खिंचा चला गया। वहां की खुशबू से वो काफी प्रभावित हुआ, लेकिन कहीं पास में ही उस परफ्यूम से भी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो भागते हुए उस खुशबू के पीछे गया। ग्रूनिल ने आंख बंद कर कर उसे महसूस किया। ये खुशबू एक लड़की की थी। ग्रूनिल उस लड़की के पास जाकर उसे सूंघने लगा। लड़की को लगा उसे भूख लगी है, इसलिए उसने ग्रूनिल को नींबू जैसे दिखने वाले संतरे दिए, मगर वो लड़की के हाथों को सूंघने लगा, जिस वजह से लड़की डर कर भाग गई। ग्रूनिल ने उसका पीछा किया, उसकी खुशबू को करीब से महसूस किया। लड़की उसे देख के चिल्लाने लगी। ग्रूनिल ने उसका मुंह दबा लिया। उसने लड़की का मुंह दबाए रखा जब तक वहां से सभी लोग चले नहीं गए, पर जब उसने हाथ हटाया तो वो लड़की मर चुकी थी। अनजाने में उसने मर्डर कर दिया था। कुछ ही देर में लड़की की खुशबू चली गई, जिसने ग्रूनिल को बुरी तरह परेशान कर दिया। इस पॉइंट पर उसे लड़की की सेंट को कंजर्व करने का ऑब्सेशन हो गया। दूसरी तरफ एक परफ्यूम मेकर को दिखाया जाता है जिसका नाम बाल्दिनी होता है। उसकी कंजर्वेटिव सोच और रिजिडनेस के चलते उसकी शॉप ठप पड़ चुकी थी। एक रोज ग्रूनिल उसकी शॉप में डिलीवरी करने जाता है। ग्रूनिल की सेंट को पहचानने की और उसे बनाने की अद्भुत कला से बाल्दिनी बहुत इंप्रेस होता है और उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। बाल्दिनी ने उसे 50 फ्रैंक में खरीद लिया। टैनर का मालिक देर रात नशे में गिरकर मर गया। अब ग्रूनिल के आने के बाद बाल्दिनी की शॉप फिर से चलने लगी थी। परफ्यूम बिजनेस में एक बार फिर बाल्दिनी का नाम सबसे ऊपर हो गया था। ग्रूनिल ने बाल्दिनी के लिए ढेर सारे परफ्यूम फॉर्मूला बनाए, बदले में वो सिर्फ सेंट को प्रिजर्व करना सीखना चाहता था। बाल्दिनी ने उसे 12 तरीकों वाला मेथड बताया, मगर वो ग्रूनिल के लिए काफी नहीं था। एक और तरीका था जिससे किसी भी सेंट को प्रिजर्व किया जा सकता था, 13वां तरीका, लेकिन बाल्दिनी इस तरीके के बारे में नहीं जानता था। उसने ग्रूनिल को ग्रास जाकर ये तरीका सीखने की सलाह दी। ग्रूनिल के जाने के बाद बाल्दिनी का घर भूकंप से ढह गया। कहा था ना, जब भी ग्रूनिल किसी को छोड़कर जाता है या कोई उसको छोड़ता है तो वो जल्दी दुनिया भी छोड़ देता है। खैर, ग्रूनिल ने दुनियादारी से संन्यास लेने का फैसला किया और अपने सफर को बीच में रोककर गुफाओं में रहने चला गया। वहां उसने ये महसूस किया कि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि इसी वजह से लोग उससे डर जाते हैं। इसके बाद अपना रास्ता तय करते हुए वो ग्रास पहुंच जाता है।
ग्रास में पहुंचने पर ग्रूनिल अमीर एंटोनियो रिचेज की खूबसूरत लाल बालों वाली बेटी लोरा रिचेज की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और फैसला करता है कि वो उसकी 13वीं सेंट होगी। ग्रूनिल को मैडम अर्नुलिफी कुल्फी, जो भी नाम है इसका, के यहाँ ग्रास में नौकरी मिल जाती है और वो एनफ्लोरास का मेथड सीखता है। वो एक जवान लड़की को मारता है और गर्म एनफ्लोरास के मेथड का इस्तेमाल करके उसकी खुशबू निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक वेश्या को किराए पर बुलाता है और ठंडे एनफ्लोरास का मेथड ट्राई करता है, लेकिन वो लड़की घबरा जाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ग्रूनिल उसकी हत्या कर देता है और सफलतापूर्वक महिला की सेंट को सुरक्षित रख पाता है। ग्रूनिल एक हत्या के बाद दूसरी हत्या करता रहता है। वो सुंदर जवान महिलाओं को टारगेट करता है और अपने बेस्ट मेथड का इस्तेमाल करके उनकी खुशबू को कंजर्व कर लेता है। वो महिलाओं की नग्न लाशों को शहरों के चारों ओर फेंक देता है, जिससे चारों तरफ दहशत का माहौल बन जाता है। पहली 12 सेंट्स को सुरक्षित करने के बाद ग्रूनिल ने लोरा रिचेज पर अपने हमले की योजना बनाई। वो लोरा के घर में भी घुस गया जब सभी लड़कियां गार्डन में छुपम छुपाई खेल रही होती है। शहर में दहशत इतनी ज्यादा फैल गई कि पुलिस ने एक बेगुनाह को मार मार कर गुनाह कबूल करवा लिया। चर्च में ग्रास के बिशप ने घोषणा की कि हत्यारे को पकड़ लिया गया है। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने हत्याओं को कबूल कर लिया है। रिचेज को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो जानता था कि कातिल शहर की खूबसूरत लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है और सबसे खूबसूरत तो खुद उसकी बेटी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर शहर से भाग जाता है। किसी को अपनी मंजिल नहीं बताता। ग्रूनिल लोरा की खुशबू को मीलों दूर से पहचान जाता है। वो अपने आखिरी शिकार के लिए ग्रास से निकल गया। उसके जाने के बाद सबको पता चल जाता है कि असली कातिल वही है। पुलिस उसकी तलाश में रहती है। उस रात वो लोरा के कमरे में घुसकर उसकी हत्या कर देता है। जब वो अपनी परफ्यूम तैयार कर रहा होता है तो सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं। अपनी फांसी के दिन वो खुद पर परफ्यूम छिड़क लेता है, जिससे जेलर उसे रिहा करने के लिए मंजूरी दे देता है। उसे भीड़ के सामने राजा महाराजा की तरह पेश किया जाता है। सब लोग जहां उसके खून के प्यासे थे अब उसकी एक झलक के लिए तरस रहे होते हैं। ग्रूनिल परफ्यूम को भीड़ की तरफ छोड़ता है, जिस वजह से सभी लोग जन्नत का एहसास करने लगते हैं। भीड़ में सब अपना होश खो बैठे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। रिचेज अभी भी ग्रूनिल को दोषी मान रहा था, मगर जैसे ही वो उसके पास जाता है रो पड़ता है। ग्रूनिल ने एक ऐसा सेंट बना लिया था जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि परफ्यूम की खुशबू से एक आम आदमी नहीं रहने देगी। कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा, बल्कि उसके आसपास की सेंट से प्यार करेगा। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। वो पेरिस के मछली बाजार में वापस लौटता है जहां वो पैदा हुआ था और बचा हुआ सारा परफ्यूम अपने सर पर डाल लेता है। उसकी खुशबू से और इस विश्वास में कि ग्रूनिल एक देवदूत है, पास की भीड़ उसे खा जाती है। अगली सुबह जो कुछ बचा वहां उसके कपड़े और खाली बोतल, जिसमें से परफ्यूम की एक आखिरी बूंद गिरती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।